क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आपके आंसर्स में देख चुका हूं और न्यूक्लिक एसिड का टॉपिक हम पढ़ रहे थे और उसमें आखिरी हेडिंग यानी कि टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड से जो लास्ट हेडिंग है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, वहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया। तो आज आपकी जो क्लास है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि दो ऐसी हेडिंग्स हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे जहां से पास्ट पेपर में क्वेश्चंस भी आए हैं। उसमें से सेकंड लास्ट टॉपिक है डीएनए एज अ हेरिडिटरी मटेरियल। डीएनए एज अ हेरिडिटरी मटेरियल, इसे प्रूफ करने के लिए मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जिसमें से पहला एक्सपेरिमेंट है फ्रेडरिक ग्रिफ्थ 1929 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ईयर और 1928 अकॉर्डिंग टू सेकेंड ईयर बुक। कंट्रोवर्सी है थोड़ी सी। इन्होंने क्या किया, दो किस्म के बैक्टीरियाज लिए। ये है एस टाइप बैक्टीरिया जो कि स्मूथ होता है, एस का मतलब स्मूथ है, और ये वायरोलेंट है। वायरोलेंट कहते हैं पैथोजेनिक को। पैथोजेनिक का मतलब होता है डिजीज कॉजिंग। ठीक है, यानी कि एक ऐसा बैक्टीरिया जिसका डीएनए पैथोजेनिक है, डिजीज कॉजिंग है। हमने एक और बैक्टीरिया लिया और इसकी पिक्चर आपको बता रही है कि ये है आर टाइप, यानी कि आर फॉर रफ, और ये होता है नॉन वायरोलेंट, जिसका मतलब है नॉन पैथोजेनिक। तो नॉन पैथोजेनिक का मतलब क्या है कि इससे डिजीज नहीं होती। ठीक है, तो दो किस्म के बैक्टीरियाज, एक का डीएनए पैथोजेनिक और दूसरे का डीएनए नॉन पैथोजेनिक। अब हम प्रूफ करेंगे कि डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है या नहीं। इसके लिए 4 एक्सपेरिमेंट्स किए गए। ठीक है, 4 एक्सपेरिमेंट्स। शुरू की जो एक्सपेरिमेंट्स हैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, एक्सपेक्टेड आंसर के साथ। आपने क्या करना है, पहले आपने लिया एस टाइप और अभी आप डिस्कस कर चुके हैं कि ये वायरोलेंट होता है। आप इसे इंजेक्ट करेंगे रेड बॉडी में और उसे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। तो चूंकि ये पैथोजेनिक है तो इससे चूहे के अंदर बीमारी होगी और उसकी डेथ हो जाएगी। ये है एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और इसका रिजल्ट है एक्सपेक्टेड, जो हमने थ्योरी में पढ़ा वही इसका रिजल्ट आया। नाउ एक्सपेरिमेंट नंबर 2, हम लेंगे आर टाइप, जिसको हम पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, नॉन वायरोलेंट, और हम इसे इंजेक्ट करेंगे रेड बॉडी में और हम उसे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। तो ये चूहा अलाइव रहेगा क्योंकि ये नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, लिहाजा चूहे को नुकसान नहीं होगा। तो आपने देखा कि ये जो एक्सपेरिमेंट है इसका रिजल्ट भी एक्सपेक्टेड है। नाउ थर्ड एक्सपेरिमेंट, आप लेंगे एस टाइप वायरोलेंट
और उसे हीट करेंगे, तो आप जानते हैं कि हीट करने से बैक्टीरिया मर जाता है, तो हम इसे कह सकते हैं हीट किल्ड बैक्टीरिया, हीट किल्ड बैक्टीरिया। हम इसे इंजेक्ट करेंगे रेड बॉडी में, ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, और यहां पर भी चूहा अलाइव रहेगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट भी हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हीट का असर वायरस के ऊपर नहीं होता लेकिन बाकी चीजों पर होता है। तो चूंकि आपने इसको मैक्सिमम हीट करके आपने इस बैक्टीरिया को किल किया, तो उस मरे हुए बैक्टीरिया से किसी होस्ट को नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो ये 3 एक्सपेरिमेंट्स बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट्स थे, और उम्मीद है कि इन तीनों के रिजल्ट्स को आप आसानी से समझ गए होंगे। लेकिन अब जो हम चौथे एक्सपेरिमेंट्स पे जा रहे हैं, यही वो असल हेडिंग है जिसको आपने समझना है। हम लेंगे एस टाइप हीट किल्ड बैक्टीरिया, ठीक है, और हम इसे ऐड करेंगे एक और बैक्टीरिया से, और वो होगा एलाइफ आर टाइप, ठीक है। 2 बैक्टीरियाज एक साथ, एक है हीट किल्ड बैक्टीरिया ऑफ एस टाइप और दूसरा है एलाइफ आर टाइप। दोनों को एक साथ हम इंजेक्ट करेंगे रेड बॉडी में, और उसे ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, और हम नोट करेंगे कि कुछ टाइम के बाद चूहे की मौत वाकई हो जाएगी। अब यहां आता है एक क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क क्यों आ रहा है, जरा तवज्जो दें इस पॉइंट के ऊपर कि हमने एस टाइप बैक्टीरिया लिया हीट किल्ड, जो कि हम तीसरे प्रैक्टिकल में ले चुके थे, और रिजल्ट था एलाइफ। हमने लिया एलाइफ आर टाइप, जो हम ले चुके हैं पहले भी एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में, और इसका रिजल्ट भी क्या था, एलाइफ। तो बज़ाहिर देखा जाए कि एक्सपेरिमेंट नंबर 4 एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और 3 की कॉम्बिनेशन है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर 4 एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और एक्सपेरिमेंट नंबर 3 की कॉम्बिनेशन है। तो बज़ाहिर इसका रिजल्ट डेथ की सूरत में नहीं होना चाहिए था, बल्कि इसका रिजल्ट एलाइफ की सूरत में होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म की डेथ हो रही है, तो सवाल ये पैदा होता है कि इस चूहे की मौत की वजह क्या है, ठीक है। इस पे हमने कंसंट्रेट करना है कि इस चूहे की मौत क्यों हुई। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, एक बात हमेशा याद रखिए कि जब कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है, मैं सिर्फ यहां पे बैक्टीरिया की बात नहीं कर रहा, मैंने कहा कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसकी डेथ हो जाए तो उसका जिस्म खत्म हो जाता है। हम इंसान के बारे में भी पढ़ते हैं कि एक वक्त आता है कि इंसान की बॉडी, एक आम इंसान की बॉडी डिकम्पोज हो जाती है, ठीक है, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन ये बात भी अपने जहनों में बैठा लें कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसकी डेथ हो जाए तो उसकी बॉडी खत्म हो जाती है, लेकिन उसका डीएनए खत्म नहीं होता, बल्कि डीएनए डेड बॉडी के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में आ जाता है, लेकिन होता जरूर है। और उस इनएक्टिव डीएनए को फिर से एक्टिव करने के लिए, उस इनएक्टिव डीएनए को फिर से एक्टिव करने के लिए हमें एक एलाइव बॉडी चाहिए होती है, ठीक है। उस इनएक्टिव डीएनए को एक्टिव करने के लिए हमें फिर से एलाइव बॉडी की जरूरत होती है।
अब यहां इस बात को भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा, और मैं आज के दौर के हवाले से ही एग्जाम्पल दे दूं ताकि बात को समझने में आपको आसानी हो। तो आपने एक बात सुनी होगी, और ऐसा हुआ भी है, कि इस दौर में वो लोग जो कोरोना वायरस की वजह से इंतकाल कर गए, गवर्नमेंट्स ने, ना सिर्फ पाकिस्तान में भी हुआ शुरू में, ठीक है, बाद में उलमा इकराम की तवज्जो दिलाने पे फिर ऐसा नहीं हुआ, लेकिन शुरू में पाकिस्तान में भी हुआ, दीगर इस्लामिक कंट्रीज में भी हुआ, नॉन मुस्लिम कंट्रीज में भी हुआ। और आपने ये खबरें देखी होंगी कि जो कोरोना के पेशेंट जिनका इंतकाल हुआ, उनकी डेड बॉडी उनके घर वालों के हैंड ओवर नहीं की गई। और आपको पता है इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि अगर हम डेड बॉडी को घर वालों के हैंड ओवर करते हैं, तो वो जो मुर्दा इंसान है, वो जो डेड बॉडी है, उसके अंदर जो कोरोना वायरस है, वो कोरोना वायरस की बॉडी तो खत्म हो गई, लेकिन जो उसका इनएक्टिव डीएनए है, वो किसी जिंदा इंसान में जाकर उसे नुकसान पहुंचा सकता है। तो बात आपके समझ में आ गई होगी कि इंसान, जानवर या पौधे मर जाएं, गल जाएं, सड़ जाएं, जिस्म खत्म हो जाता है, लेकिन अगर जिस्म का कोई भी फ्रैगमेंट मौजूद है, जिस्म का कोई भी फ्रैगमेंट अगर मौजूद है, तो उसमें डीएनए भी मौजूद है, लेकिन वो डीएनए इनएक्टिव फॉर्म में। ये भी मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन कर दूं कि आपने यकीनी तौर पे इस तरह की बातें सुनी होंगी कि सम टाइम आपने इस तरह के केसेस देखे हों, सुने हों। सीआईडी या क्राइम पेट्रोल देखने वाली कौम से पूछ रहा हूं कि आपने इस तरह की बातें भी सुनी होंगी कि सम टाइम ऐसा होता है कि एक शख्स का इंतकाल हो गया और उसे दफन कर दिया गया, ठीक है, एक शख्स का इंतकाल हो जाता है, उसे दफन कर दिया जाता है, और चंद महीनों के बाद उसका केस कोर्ट में खुलता है, और कोर्ट ये ऑर्डर देती है कि आप उस इंसान की कब्र कुशाई करें, खोलें, और आपको उस कब्र से उस मुर्दा इंसान के नाखून, बाल या हड्डियां या कोई भी ऐसी चीज जो आपको मिलती हैं, वहां से आप डीएनए टेस्ट करके ये चेक करें कि मुर्दा कौन था, ठीक है। तो इस तरह के केसेस आप लोगों ने देखे होंगे, सुने होंगे आपने, कि इंसान, जानवर या पौधे अगर मर जाएं, पौधे गल सड़ जाएं, तो बॉडी खत्म हो जाता है, लेकिन जब तक के बॉडी के फ्रैगमेंट्स मौजूद होते हैं, उसके सेगमेंट्स मौजूद होते हैं, तो उस सेगमेंट के अंदर जो डीएनए होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ये इनएक्टिव डीएनए क्या हमेशा इनएक्टिव रहेगा? एक बात हमेशा याद रखिए कि इनएक्टिव कहते किसे हैं? इनएक्टिव उसे कहते हैं जो एक्टिव हो सके। अगर वो एक्टिव ना हो सके तो फिर उसे इनएक्टिव नहीं, डेड कहा जाता है, ठीक है। हम कहते हैं डीएनए इनएक्टिव हो गया, हमने ये नहीं कहा डीएनए डेड हो गया। डीएनए डेड नहीं हुआ, डीएनए इनएक्टिव हो गया, तो उसे एक्टिव होना है। और वो एक्टिव कैसे होता है? उसे एक्टिव होने के लिए फिर से एक अलाइव बॉडी चाहिए होती है, ठीक है। बात आ रही होगी आपके समझ में यकीनी तौर पे। तो आप देखेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में हमने लिया हीट किल्ड बैक्टीरिया और हमने उसे इंजेक्ट किया रेड बॉडी में, और रिजल्ट ये आया कि वहां पे चूहे को नुकसान नहीं पहुंचा, इसलिए क्योंकि आपने क्या लिया था? हीट किल्ड बैक्टीरिया, मरा हुआ बैक्टीरिया। तो डीएनए क्या था उसका? इनएक्टिव। लेकिन दूसरा कोई बैक्टीरिया तो था नहीं कि इनएक्टिव डीएनए किसी अलाइव बॉडी में चला जाए। लेकिन जब आपने एक्सपेरिमेंट नंबर 4 किया है ना, तो उसमें जरा कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि आप 2 बैक्टीरियाज ले रहे हैं। कौन से 2 बैक्टीरियाज? एक बैक्टीरिया है मरा हुआ, एक बैक्टीरिया है जिंदा। तो जो मरा हुआ बैक्टीरिया है उसका डीएनए वायरोलेंट है, ठीक है, और वो वायरोलेंट डीएनए इनएक्टिव फॉर्म में है, और वो वायरोलेंट डीएनए जो इनएक्टिव फॉर्म में है वो जाएगा एलाइव आर टाइप के अंदर।
तो जब उसे अलाइव बॉडी मिलेगी तो वो डीएनए जो इनएक्टिव हो गया था वो फिर से एक्टिव हो जाएगा, और जब वो फिर से एक्टिव हो जाएगा तो फिर उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि फिर क्या होगा कि वो इनएक्टिव डीएनए आर टाइप में जाके एक्टिव होगा और वो चूहे को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में चूहे की डेथ हुई। सही है। अच्छा, अब यहां पर एक जहन में सवाल आता है, मैं आपके क्वेश्चन भी देख रहा हूं, आपके रिप्लाईज भी देख रहा हूं, ठीक है, मैं इस वक्त ऑन द स्क्रीन हूं। एक चीज जो है आपने शायद सवाल नहीं किया, शायद आपके जहन में नहीं आया कि देखिए जब वायरस की हम बात करते हैं ना, हमने कोरोना पेशेंट को घर वालों के हैंड ओवर क्यों नहीं किया? हमने कहा जनाब ये वायरस दूसरे इंसान में जाके नुकसान पहुंचा सकता है, वहां वायरस सीधा जाके इंसान को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन यहां एक्सपेरिमेंट नंबर 4 ये कहता है, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में चूहा तो अलाइव था लेकिन इनएक्टिव डीएनए चूहे को नुकसान ही पहुंचा रहा था। हालांकि चूहा तो अलाइव था ना, लेकिन एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में चूहे को नुकसान क्यों पहुंचा? तो आप कहेंगे कि हमने एक और बैक्टीरिया दे दिया था अलाइव आर टाइप। तो यहाँ पे एक और थ्योरी भी क्लियर हो जाती है, अगरचे कि हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं था, लेकिन एक और टॉपिक भी यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि वायरस का इनएक्टिव डीएनए तो किसी भी बॉडी में जाके एक्टिव हो सकता है, उसके लिए जरूरी नहीं कि एक और वायरस हो। ठीक है, बात को समझें, ये आपके फ्यूचर में इंशाल्लाह काम आएगी कि वायरस के डीएनए को एक्टिव होने के लिए वायरस नहीं चाहिए, वो किसी भी बॉडी में जाके एक्टिव हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि वायरस ए सेलुलर है। ठीक है, वायरस ए सेलुलर है, उसका कोई सेल नहीं है कि उसको सेम वैसे ही सेल चाहिए हो। ठीक है, लेकिन चूंकि बैक्टीरिया सेलुलर है तो बैक्टीरिया को एक्टिव होने के लिए बैक्टीरिया ही चाहिए होगा। इसलिए एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में चूहे को नुकसान नहीं पहुंचता, एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में नुकसान पहुंचता है, क्योंकि वहां पे आप उसे एक और बैक्टीरिया दे देते हैं। आप देखिए ना कि टीबी ये भी तो जानलेवा मर्ज है ना। ठीक है, एक पेशेंट टीबी उसे है, जब तक वो जिंदा है उससे बचा जाता है, लेकिन मरने के बाद उसको दफन करने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, इसलिए कि वो आपको डायरेक्टली नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि जब इंसान मर गया तो बैक्टीरिया मर गया। अब बैक्टीरिया के अंदर जो इनएक्टिव डीएनए है वो किसी जिंदा इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, लेकिन इसके बरअक्स वायरस में ऐसा नहीं होता। वायरस में जो एक वो इनएक्टिव डीएनए जो मुर्दा जिस्म में होगा वो किसी भी जिंदा इंसान को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, उम्मीद है कि मेरी सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। HIV में बेटा, HIV में भी यही है कि आप जब उसको दफन करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन मेंटेन किया जाता है। और अभी भी देखें, अगर मैं आपसे यहाँ पे एक बात और आपको समझाऊं कि जब ये इंटरनेशनली ऐसा हुआ, पाकिस्तान में शुरू में ऐसा हुआ, तो फिर आपको पता होगा कि उलमा इकराम ने एक फतवा जारी किया था कि मुर्दा इंसान, मुसलमान तो छोड़ दें, इंसान, ठीक है, अगर कोई शख्स मर जाए तो जो जिंदा है उनके ऊपर ये फर्ज बनता है कि उनकी तदफीन करें उनके मजहबी रसूमात के मुताबिक। ठीक है, ये हमारे पर फर्ज बनता है। ठीक है, तो फिर उलमा इकराम ने कहा कि आप तमाम तर SOPs को मद्देनजर रखते हुए आप उसको दफन करेंगे। ठीक है, तो अब पाकिस्तान में भी जो उसके बाद जो कोरोना के पेशेंट्स का इंतकाल हो रहा है तो तमाम हिफाजती तदाबीर के साथ उसको दफन किया जा रहा है। बिल्कुल वही आपका जो सवाल है मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ कि HIV पेशेंट्स को जब आप दफन करेंगे तो उसमें भी आपको बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है कि वो HIV आपके जिस्म में भी जा सकता है। लेकिन HIV की जो ट्रांसमिशन है वो थोड़ी डिफरेंट है, वो आपको पता है क्या होता है। ठीक है, HIV सिरिंज के जरिए मुंतकिल होता है, ब्लड के जरिए मुंतकिल होता है। ठीक है, वो बॉडी टू बॉडी मुंतकिल नहीं होता। ठीक है, तो उसमें चांसेस कम है लेकिन फिर भी एहतियात बेहतर है। सही है, तो ये बात हो गई सारी क्लियर। अब यहाँ पर बज़ाहिर फर्स्ट डे का टॉपिक तो यहाँ पे ये वाला मुकम्मल हो जाता है, लेकिन क्योंकि आप लोग मुझसे पढ़ते रहे तो थोड़े से आपको मेरी नेचर का पता है कि मैं इनकम्प्लीट जो है किसी चीज़ को छोड़ता नहीं हूँ, मुझे खुद भी मज़ा नहीं आता। तो मैं यहाँ पे सेकेंड डे की भी कुछ एक दो प्रैक्टिकल्स मैं यहाँ पे कोड करवाऊंगा आपको, ताकि इस टॉपिक को हम इसको एंड तक लेके जाएं।
ठीक है, क्योंकि अभी हम एंड तक नहीं पहुंचे। HIV स्वेट से नहीं फैलता बेटा, चैप्टर 5 पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। अभी HIV पे क्वेश्चंस नहीं कीजिए। एक स्टूडेंट ने कहा, नूर सबा, इन्होंने कहा कि रिसर्च प्रूफ दैट डेड बॉडीज डोंट ट्रांसफर कोविड-19। बेटा रिसर्च बहुत सारी आ रही है और कितनी रिसर्च जो है वो सही है और कितनी गलत है ये तो आपको वक्तन फवक्तन खुद भी अंदाजा हो गया होगा कि जब सर्दियों में ये वायरस आया था तो एक कॉन्सेप्ट, एक थ्योरी ये भी आई थी, एक रिसर्च ये भी आई थी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये वायरस खत्म हो जाएगा और इसके नुकसान नहीं होंगे। लेकिन जब गर्मियां शुरू हुई तो फिर एक नई थ्योरी आ गई कि जनाब गर्मियों के मौसम में तो इसकी जो रेप्लिकेशन है वो सर्दियों से भी ज्यादा होती है। जब कोई नई चीज आती है तो थ्योरीज आती हैं, कॉन्सेप्ट्स आते हैं, हर थ्योरी, हर कॉन्सेप्ट, हर रिसर्च सही नहीं होती। तो ये जो कोविड वाला जो आपने कहा कि ना डेड बॉडी से ट्रांसफर नहीं होगा, ये गलत थ्योरी है और ये रिजेक्ट हो चुकी है, ठीक है। ओके, चलते हैं आगे। अब देखें यहां पर ये जो प्रैक्टिकल हमने किया ना, एक्सपेरिमेंट नंबर 4, अब यहां पर कुछ लोगों को ये एतराज था, ऑब्जेक्शन था। उन्होंने कहा कि देखें आप डेथ की कॉजेस को प्रॉपर वे में मेंशन नहीं कर रहे। आपने ये कहा कि यहां डेथ की वजह एस टाइप का DNA है जो इनएक्टिव हो गया था और ये अलाइव में जाके एक्टिव हो गया। क्या आपके पास इस बात का कोई प्रूफ है कि वो DNA ही था जो मौत का सबब बना? ये भी तो हो सकता है ना कि वो DNA नहीं हो बल्कि वो बैक्टीरिया का प्रोटीन हो, राइट? ये भी तो सहन में सवाल आ सकता है, क्योंकि हम तो ये थियोरेटिकल बेसिस पे कह रहे हैं कि ये DNA है, प्रैक्टिकल बेसिस पे तो नहीं कह रहे, और साइंस प्रैक्टिकल बेसिस पे बात करती है। तो अब यहां पर 3 एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, मैककार्टी, एवरी और मैकलॉड। ये वो 3 साइंटिस्ट हैं जिनका जिक्र फर्स्ट ईयर की बुक में नहीं, सेकेंड ईयर के चैप्टर 6 में मिलता है। और ये प्रूफ करना चाह रहे हैं कि वजह मौत जो एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में है वो DNA है या बैक्टीरिया की बॉडी यानी कि प्रोटीन। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 किस्म के टेस्ट ट्यूब्स लिए, दोनों में इन्होंने एस टाइप बैक्टीरिया लिया। और आप सब जानते हैं कि बैक्टीरिया की बॉडी 2 चीजों से बनी हुई है, एक प्रोटीन है और दूसरा DNA, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ये टेस्ट ट्यूब नंबर 1 है और इसमें इन्होंने एक एंजाइम अप्लाई कर दिया जिसका नाम था DNase। ये एंजाइम है। तो DNA से अप्लाई करने से क्या हुआ कि ये जो DNA था ये कैटालाइज हो गया, ठीक है, ये कैटालाइज हो गया। तो जो चीज रिमेनिंग बची, रिमेनिंग जो चीज रिमेनिंग बची वो क्या है, प्रोटीन। सेकेंड टेस्ट में इन्होंने ये किया कि एक एंजाइम अप्लाई किया जिसका नाम था प्रोटीनेज, और इस प्रोटीनेज ने प्रोटीन को कैटालाइज कर दिया, ठीक है। तो जब यहां प्रोटीन कैटालाइज हो जाती है तो रिमेनिंग क्या बचा, तो आप कहेंगे DNA, सही है। अब इन्होंने यहां रिमेनिंग क्या है, प्रोटीन। तो इन्होंने इस प्रोटीन को इंजेक्ट करवाया रेड बॉडी में कि देखते हैं कि इससे क्या होता है। और यहां रिमेनिंग क्या था, तो आप कहेंगे DNA। तो यहां DNA को इंजेक्ट किया गया रेड बॉडी में और इसे भी हमने ऑब्जर्वेशन में रखा। रिजल्ट क्या निकलता है, रिजल्ट ये निकलता है कि जब आप प्रोटीन को इंजेक्ट करते हैं रेड बॉडी में तो वो चूहा अलाइव रहता है, और जब आप DNA को इंजेक्ट करते हैं, DNA किसका है आप डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, एस टाइप यानी वायरोलेंट।
तो जब आप डीएनए इंजेक्ट करते हैं रेड बॉडी में, तो ये चूहा, इसकी डेथ हो जाती है। तो वो जो एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में क्वेश्चन था कि चूहे की मौत की वजह डीएनए है या प्रोटीन, उसको मैककार्टी, एवरी और मैकलॉड ने अपने एक्सपेरिमेंट में प्रूफ कर दिया कि वजह मौत बैक्टीरिया का प्रोटीन नहीं है, बल्कि बैक्टीरिया का डीएनए है। और यहां यह बात प्रूफ हो जाती है कि डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है। अगर यूजफुल है तो जिस बॉडी में जाएगा वहां उसके एस्पेक्ट्स यूजफुल होंगे, और अगर वो हार्मफुल है तो जिस बॉडी में जाएगा उसके एस्पेक्ट्स हार्मफुल होंगे। ये प्रूफ हो गया। लेकिन यहां पर भी एक ऑब्जेक्शन आता है। वो ऑब्जेक्शन ये था कि फ्रेडरिक ग्रिफ्थ एक, और यहां ये 3 साइंटिस्ट, चारों साइंटिस्ट ने डीएनए को हेरिडिटरी मटेरियल प्रूफ करने के लिए इस्तेमाल किया बैक्टीरिया को। तो हो सकता है कि ये सारी थ्योरीज, ये सारे कॉन्सेप्ट्स बैक्टीरिया के हवाले से तो सही हो, लेकिन हमारी हेडिंग क्या है? डीएनए एज अ हेरिडिटरी मटेरियल। ये तो नहीं ना कि सिर्फ बैक्टीरिया में प्रूफ करना है, आपने तो एक जनरल वे में तमाम लिविंग बॉडी के हवाले से प्रूफ करना है कि डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है या नहीं। तो कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि हम एक काम करते हैं, हम बैक्टीरिया की जगह कोई और ऑर्गेनिज्म ले लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या ये सारे एक्सपेरिमेंट्स वही थ्योरी प्रूफ करते हैं जो बैक्टीरिया में है, क्या वही बाकी ऑर्गेनिज्म में भी होता है। तो इन्होंने क्या किया, अब एक्सपेरिमेंट्स का ये तीसरा दौर शुरू हुआ, और यहां पे एक बायोलॉजिस्ट थे हर्शे और एक थे चेस। इन्होंने बैक्टीरिया नहीं लिया, बल्कि इन्होंने लिया बैक्टीरियो फेज वायरस। ठीक है, बैक्टीरियो फेज वायरस। ठीक है, और आप फर्स्ट है कि चैप्टर नंबर 5 में पढ़ चुके हैं कि बैक्टीरियोफेज वायरस के अंदर भी 2 चीजें होती हैं, बॉडी बनी भी होती है प्रोटीन से, और जेनेटिकल मटेरियल क्या होता है? डीएनए। तो हर्शे और चेस ने भी ये किया कि प्रोटीन को अलग किया, डीएनए को अलग किया, और फिर प्रोटीन को इंजेक्ट किया गया, फिर डीएनए को इंजेक्ट किया गया। तो रिजल्ट ये निकला कि जब हम प्रोटीन को इंजेक्ट करते हैं, प्रोटीन किसका? बैक्टीरियोफेज वायरस का। जब प्रोटीन को इंजेक्ट करते हैं तो ऑर्गेनिज्म को नुकसान नहीं होता। जब हम बैक्टीरियोफेज वायरस के डीएनए को इंजेक्ट करते हैं तो ऑर्गेनिज्म को नुकसान होता है। तो बात क्लियर हो गई कि बात सिर्फ बैक्टीरिया की नहीं है, बात सिर्फ वायरस की नहीं है, बल्कि ये कॉन्सेप्ट एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है, और अगर यूजफुल है तो उसका एस्पेक्ट, उसका इफेक्ट, एस्पेक्ट, सब चीजें क्या होंगी? यूजफुल। और अगर वो हार्मफुल है तो वो किसी भी बॉडी में चला जाए उसका इफेक्ट हार्मफुल ही रहेगा। ठीक है, तो ये था आज का पहला टॉपिक। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर की आखिरी हेडिंग पे जा रहा हूं, लेकिन उस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। सेकेंड ईयर चैप्टर 6 में आप इन डिटेल पढ़ते हैं वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, राइट। आप इन डिटेल पढ़ते हैं ट्रांसक्रिप्शन कैसे होती है, ट्रांसलेशन कैसे होती है, जेनेटिक कोड कैसे बनते हैं और उसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर में ये जो टॉपिक है जो अब मैं पढ़ाऊंगा आपको, उसकी सिर्फ समरी है, तो हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह प्रोवाइड करूंगा जो सेकेंड ईयर में फिर आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करवा रहा हूं इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक। आज ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम एक न्यू चैप्टर्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने लेट ज्वाइन किया या जो चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर उसके बाद हम आखिरी टॉपिक स्टार्ट करवाते हैं।
ओके, लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ आरएनए, और एक हेडिंग इसकी हो सकती है प्रोटीन सिंथेसिस। आपकी बुक में एक और हेडिंग भी लगी हुई है, आरएनए एज अ कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन। आरएनए की 3 टाइप्स हैं, आपको याद होगा। मैसेंजर आरएनए, जिसका शॉर्ट फॉर्म है स्मॉल एम आरएनए। नंबर 2, ट्रांसफर आरएनए, जिसका शॉर्ट फॉर्म है स्मॉल टी आरएनए। एंड नंबर 3, राइबोसोमल आरएनए, जिसका शॉर्ट फॉर्म है स्मॉल आर आरएनए। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, और ये तीनों नाम आपको याद होगा कि इनके फंक्शन की बुनियाद पर, इनकी इंपॉर्टेंस की बुनियाद पर ही रखे गए हैं। मिसाल के तौर पे जो मैसेज कन्वे करेगा वो मैसेंजर होगा, जो ट्रांसफर करेगा, ट्रांसफर किसको करेगा आपको मालूम है, एमाइनो एसिड्स को, तो वो ट्रांसफर कहलाएगा। और जो राइबोसोम का हिस्सा होगा, पार्ट ऑफ राइबोसोम, वो राइबोसोमल होगा। ठीक है, तो नाम सबके उनकी इंपॉर्टेंस या फंक्शंस की बुनियाद पर रखे गए हैं। आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। ये सेल की डायग्राम है और ये न्यूक्लियस है। ठीक है, तो सराउंडिंग में क्या होगा, साइटोप्लाज्म। देखिए, 2 किस्म की प्रोटीन्स होती है बेसिक, ओवरऑल तो 3 होती हैं, एक सेमी एसेंशियल भी होता है, लेकिन बेसिक 2 हैं, एसेंशियल प्रोटीन और नॉन एसेंशियल प्रोटीन। और इन दोनों में फर्क क्या है कि वो प्रोटीन जिसको हम आसान लफ्जों में डाइटरी प्रोटीन्स कहते हैं, तो ये कहां से लेंगे आप, ये आप गिजा से लेंगे। ठीक है, कौन सी गिजा से लेंगे वो आप पढ़ चुके हैं प्रोटीन में, मीट है, फिश है, एग्स हैं, मिल्क है, पल्सेस है। तो जो आप गिजा से प्रोटीन लेते हैं उसे कहते हैं एसेंशियल प्रोटीन्स। और जो प्रोटीन आपके बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है उसे कहते हैं नॉन एसेंशियल प्रोटीन्स। प्रोटीन के टॉपिक में मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक स्ट्रक्चर की बुनियाद पे, फ्लूइड की बुनियाद पर, एंजाइम्स की बुनियाद पर, हार्मोन्स की बुनियाद पे और प्लाज्मा प्रोटीन्स के हवाले से आप बहुत इन डिटेल पढ़ चुके हैं कि आपके जिस्म के अंदर जो कंस्ट्रक्टिव मटेरियल है वो प्रोटीन है। ठीक है, और इसमें से बहुत सारी प्रोटीन्स वो हैं जो आपके जिस्म के अंदर प्रोड्यूस होती हैं, जिसे आप कहते हैं नॉन एसेंशियल प्रोटीन्स। पहली बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, आपके जिस्म में जितने भी फंक्शन होते हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स बनते हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन किसके पास होती है, तो आपका आंसर होगा डीएनए। ठीक है, डीएनए के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, बात में आ गई। अब
आपके न्यूक्लियस में ये डीएनए है, डीएनए मेनली न्यूक्लियस में ही होता है, और ये है मैसेंजर आरएनए जो न्यूक्लियस में है, मैसेंजर आरएनए। सही है। डीएनए क्या करेगा, आपकी बॉडी में कौन सी प्रोटीन रिक्वायर्ड है, आपको एंजाइम बनाना है, आपको हार्मोन्स बनाने हैं, आपको जो भी काम करना है, आपकी बॉडी में कौन सा प्रोटीन, आपकी बॉडी में कौन सी प्रोटीन रिक्वायर्ड है, और उस प्रोटीन को बनाने के लिए कौन से एमाइनो एसिड रिक्वायर्ड है। भाई एमाइनो एसिड पता है ना आपको, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन कौन सी चाहिए, और उस प्रोटीन को बनाने के लिए आपको एमाइनो एसिड कौन से चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन किसके पास है, तो आप सबका आंसर है डीएनए। तो डीएनए क्या करेगा, डीएनए खुद तो प्रोटीन नहीं बना रहा होता, प्रोटीन कौन बनाएगा, आरएनए। बनेगा कहां, राइबोसोम में, ये आप जानते हैं। तो डीएनए क्या करता है, प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए के ऊपर कॉपी कर देता है, और कॉपी किस फॉर्म में करता है वो आप सेकेंड डे में पढ़ चुके हैं, इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड। ठीक है, डीएनए क्या करेगा, प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन कि कौन से एमाइनो एसिड से वो डिजायर प्रोटीन बनेगा, ये इंफॉर्मेशन डीएनए कॉपी कर देता है आरएनए के ऊपर। और किस फॉर्म में कॉपी करता है, इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड। अब जैसे ये 3 लाइंस हैं, इसका मतलब क्या है, ये एक एमाइनो एसिड आपने जेनेटिक कोड में पढ़ा होगा, ट्रिपल जेनेटिक कोड। ठीक है, तो ये इस तरह से ये 3 लाइंस होती हैं, एक एमाइनो एसिड को शो करती है। ठीक है, तो ये जेनेटिक कोड के फॉर्म में इंफॉर्मेशन कॉपी हो गई, और आपने पढ़ा होगा कि इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस का पहला स्टेप ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है कि डीएनए प्रोटीन बनने से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए पर कॉपी कर देता है, और किस फॉर्म में कॉपी करता है, तो आप कहेंगे इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड। अब देखें, ये साइटोप्लाज्म है, और इस साइटोप्लाज्म के अंदर ये है राइबोसोम, जिसको आप कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। फर्स्ट टाइम में पढ़ा है आपने चैप्टर 4 में। तो ये राइबोसोम है, यानी कि प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, इस राइबोसोम के 2 यूनिट्स होते हैं। ये जो है आप देख रहे हैं, आपको फील भी हो रहा होगा, ये लार्ज यूनिट है, और ये वाला स्मॉल यूनिट है। ठीक है, दोनों यूनिट के बीच में गैप है। जो लार्ज यूनिट है इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं 3 हिस्सों में। इसे कहते हैं ए साइट, इसे कहते हैं पी साइट, और इसे कहते हैं ई साइट। ठीक है, ए फॉर अटैचमेंट, पी फॉर पॉलीपेप्टाइड, आप जानते हैं पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, पढ़ चुके हैं प्रोटीन के टॉपिक में, और ई फॉर एग्जिट। ठीक है, और ये जो स्मॉल यूनिट है इसके अंदर होता है राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, इसलिए इसको हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए, क्योंकि राइबोसोम का हिस्सा होता है। इसी तरह से साइटोप्लाज्म में आपको एक और आरएनए मिलेगा, तीसरा कौन सा रहेगा, ट्रांसफर आरएनए। ये ट्रांसफर आरएनए, ठीक है, जिसकी शेप जे लाइक होती है। नाम टी आरएनए है, वो तो फंक्शन की बुनियाद पे है, और जो शेप है इसकी वो होती है जे लाइक। अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियस के अंदर होती है ट्रांसक्रिप्शन, और अब आपके मैसेंजर आरएनए के ऊपर इंफॉर्मेशन मौजूद है
कि आपने प्रोटीन कैसे बनाना है। ये मैसेंजर आरएनए पहले सिर्फ मैसेंजर आरएनए था, लेकिन जब इसके ऊपर इंफॉर्मेशन कॉपी कर दी गई और हमने कहा कि इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, तो अब हम इसे ट्रांसक्रिप्टेड आरएनए भी कह सकते हैं। जो मैसेंजर आरएनए है, आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन हम उसे ट्रांसक्रिप्टेड आरएनए भी कह सकते हैं। तो अब ये ट्रांसक्रिप्टेड आरएनए आप देखें, ये न्यूक्लियस से निकलकर साइटोप्लाज्म में आ गया। ठीक है, जो ट्रांसक्रिप्टेड आरएनए है, मैं यहां से इरेज कर देता हूं इसको। जब न्यूक्लियस में इसका काम खत्म हो गया, तो चूंकि प्रोटीन तो साइटोप्लाज्म के अंदर बन रही होती है, तो मैसेंजर आरएनए यानी कि दूसरे लफ्जों में ट्रांसक्रिप्टेड आरएनए अब ये राइबोसोम में आ गया। और किस जगह पे मौजूद है? कि ऊपर लार्ज यूनिट है और नीचे स्मॉल यूनिट है, दोनों के गैप के अंदर ये ट्रांसक्रिप्टेड आरएनए फिट हो जाता है। और अभी पढ़ चुके हैं हम कि इसके ऊपर प्रोटीन बनने की इंफॉर्मेशन है इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड। ये हमने ये बना दिया, ये कोडॉन बन गए, सही। और मैंने आपसे कहा कि जो 3-3 लाइन्स हैं, इसका मतलब होता है एक एमाइनो एसिड। और आपने सेकंड डे में पढ़ा होगा कि जब भी कोई प्रोटीन बनने जा रहा हो, तो उसमें एक चीज होती है स्टार्ट कोडॉन, जो कि ऑलवेज मिथियोनिन होता है, और इसके अलावा हर चेन के आखिर में एक चीज होती है स्टॉप कोडॉन। मैंने सिर्फ 4 एमाइनो एसिड बनाए, जाहिर सी बात है कि कम है, लेकिन सिर्फ असल मकसद टॉपिक को समझाना है। तो जितने भी एमाइनो एसिड्स हों, ठीक है, 10 हो, 15 हो, 20 हो, जितने भी हों, ये सारे एमाइनो एसिड्स के इंफॉर्मेशन जो है इस वक्त राइबोसोम में आ चुकी है। और राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है जहां प्रोटीन बनेगा। कैसे बनेगा, आइए देखते हैं। अब देखिए यहां पर साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो आप देख रहे हैं ना टीआरएनए, ये टीआरएनए क्या करेगा? एक प्रोसेस था ट्रांसक्रिप्शन, यहां एक और प्रोसेस होगा जिसे कहेंगे ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या होगा? ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है भाई? ये कोड है ना, ये तो 3 लाइन है। अगर मैं एक इंसान से कहूं क्या है, वो कहेगा 3 वर्टिकल लाइंस है, यही कहेगा वो, ठीक है। लेकिन आप बायो के स्टूडेंट्स हैं, आपको पता है कि ये 3 लाइंस जस्ट एक कोड है। उस कोड को ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब एक अमाइनो एसिड होगा, मीथियोनिन हो सकता है, लाइसिन हो सकता है, टायरोसिन हो सकता है, सिस्टीन सिस्टाइन हो सकते हैं, सेरीन प्रोलीन हो सकता है, टायरोसिन ट्रिप्टोफेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब इसे ट्रांसलेट करना है कि ये है कौन सा एमाइनो एसिड, तो वो ट्रांसलेशन करेगा टीआरएनए। टीआरएनए ने इन तीनों को ट्रांसलेट किया। तो पहला तो हमेशा मिथियोनिन होता है, ठीक है ना। तो अब क्या करेगा टीआरएनए? भाई क्या काम है इसका? ट्रांसफर करना। क्या ट्रांसफर करना? अब इसने देखा कि जो पहला कोडॉन है, स्टार्ट कोडॉन है, मिथियोनिन है। अब वो ढूंढेगा, वो तलाश करेगा, वो फाइंड आउट करेगा कि आपके सेल में, आपकी बॉडी में मिथियोनिन है कहां, और उस मिथियोनिन को लाकर यहां अटैचमेंट वाली साइट पर अटैच कर देगा। ठीक है, जैसे आमतौर पे हम कोई खाना बनाते हैं तो उसकी जो रेसिपी होती है उसमें सबसे पहले क्या होता है? इंग्रेडिएंट्स। आप इंग्रेडिएंट्स जमा करते हैं, तो वो काम यहां पर किया जा रहा है। सबसे पहले कि आपने मिथियोनिन लाके यहां पे जमा कर लिया, फिर आपने देखा कि इन तीनों कोडॉन का मतलब क्या है। सपोज करें कि लाइसिन है, आपने लाइसिन लाके जमा कर लिया, आपने तीसरे को देखा टायरोसिन लेकर आ गए, चौथे को देखा सिस्टीन लेकर आ गए। इस तरह से सारे एमाइनो एसिड्स आपकी अटैचमेंट वाली साइट पे आकर अटैच होते रहते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफर आरएनए क्या करता है? एक तो ट्रांसलेशन करता है, और फिर वो एमाइनो एसिड कौन सा है उसे फाइंड आउट करता है, और फिर उस एमाइनो एसिड को लाके अटैचमेंट वाली साइट पर अटैच कर देता है। ये काम खत्म हो गया ट्रांसफर आरएनए का। अब राइबोसोमल आरएनए एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि आखिरी काम इसका है प्रोटीन बनाने का। तो ये क्या करेगा? आपको पता है 2 एमाइनो एसिड को मिलाते हैं तो क्या बनता है? डाइपेप्टाइड। 3 को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ट्राइपेप्टाइड। 3 से ज्यादा को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? पॉलीपेप्टाइड। या पढ़ चुके हैं पहले। और आप ये भी पढ़ते हैं कि 2 एमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड हो सकता है। आपने पढ़ा होगा प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, याद होगा आपको।
फिर आपको ये भी याद होगा कि कहीं पे पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा होता है, कहीं डाइसल्फाइड, कहीं हाइड्रोजन, कहीं आयोनिक, राइट। तो ये सारी बॉन्डिंग और सारे रिएक्शंस जो होते हैं वो होते हैं दूसरी साइड पे। कौन सी साइड है? पॉलीपेप्टाइड साइड। इस पॉलीपेप्टाइड साइड्स पे ये सारे एमाइनो एसिड्स एक दूसरे को लिंक करेंगे बाय बॉन्डिंग, ठीक है। और इस तरह से क्या बन जाएगा? पॉलीपेप्टाइड चेन। और उस पॉलीपेप्टाइड चेन से बनेगी एक प्रोटीन, और वो प्रोटीन बनने के बाद एग्जिट साइड पे आ जाएगी, ठीक है। एग्जिट साइड पे क्यों आएगी? इसलिए कि जब ये प्रोटीन एग्जिट साइड पे आएगी तो यहां से ये एग्जिट हो जाती है। एग्जिट क्यों हो जाती है? क्योंकि प्रोटीन बनने का एक मकसद था। उस प्रोटीन से एंजाइम बनना था, उस प्रोटीन से हार्मोन्स बनने थे, प्लाज्मा प्रोटीन बनना था। तो जिस पर्पस के लिए वो प्रोटीन बना है, बनने के बाद वो एग्जिट साइड पे जाएगा और फिर वहां से जिस पर्पस में उसको यूटिलाइज होना है वहां वो यूटिलाइज होगा, ठीक है। उम्मीद है कि टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक पार्ट ऑफ सिलेबस था। बहुत से टीचर फर्स्ट डे में नहीं भी पढ़ाते क्योंकि सेकंड डे में इन डिटेल पढ़ाना होता है, लेकिन मैंने अपना फर्स्ट पूरा किया, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस फर्स्ट डे में आते भी नहीं है क्योंकि सेकंड डे में इन डिटेल टॉपिक इसका मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ से कोई क्वेश्चन करना मेरे ख्याल है कि आपके लिए यूजलेस होगा। आखिरी 2 से 3 मिनट बाकी है। बहुत ही कोई लॉजिकल क्वेश्चन अगर आपका है तो मैं उसको देख लेता हूँ और उसका आंसर दे देता हूँ, फिर क्लास आज की ऑफ करेंगे और इंशाल्लाह फिर जो अगली हमारी क्लास होगी उसमें चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है।